चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। संग का रंग, जैसा संग होता है उसका रंग पड़ने लगता है। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, होता है। इसी प्रोसेस से हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। हम कुछ न सोचें क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव करेंगे, धीरे 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 कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। शिक्षा पद्धति जो पुरानी वाली थी, जो गुरुकुल वाली थी, वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी। ये धीरे धीरे जो मॉडर्नाइज पद्धति आई वो बहुत डिफेक्टिव हो गई। तो उसी समय हम सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे देते हैं और वो उसको स्वीकार कर लेता है। उस समय वो बिल्कुल अलाउद्दीन के चिराग की तरह काम करता है। अरे वाह। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से इस प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में हमारे मेंटोर, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर आमोस सचान जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, नमस्कार। सर, न्यू नॉर्मल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्थितियों में मेरे ख्याल से होता है या होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सभी ने उसका नेगेटिव शेड पकड़ लिया है वर्तमान में। और वो नेगेटिव शेड इतना प्रॉपर हमारे अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो गया है कि यही होता है, यही सही है। तो इसको अवचेतन मन से निकालने की क्या कोई क्रिया विधि है, कोई प्रोसेस है? बिल्कुल, इसको निकालने का तरीका दो तरीके से है। एक तो चेतन मन में से के द्वारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, इसके द्वारा भी सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी लर्निंग लेता है। बार 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 वही बात जब कहते हैं तो थोड़ी सी उसके अंदर जाती है। इसी को कहते हैं कि संग का रंग, जैसा संग होता है उसका रंग पड़ने लगता है। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, होता है। इसी प्रोसेस से हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। दूसरा प्रोसेस है फॉर्मेटिंग का, कि सबकॉन्शियस माइंड में हम ऐसे समय में जब वो बिल्कुल ओपन होता है कॉन्शियस माइंड की चेतना को सुनने के लिए, उसके आदेशों को लेने के लिए, उस समय उसको हम पर्टिकुलर तरीके से ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के उसको आदेश देते हैं, तो वो जल्दी फॉर्मेट हो जाता है। और वो है ब्रह्मवेला में, अमृत वेला में सवेरे 3:30-4 बजे, जिस समय क्लियर माइंड्स होती है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उससे कनेक्ट होकर के, उससे कनेक्शन कैसे होता है, जब हम अपने अंदर वही भाव लाते हैं जो उस चेतना के सुप्रीम कॉन्शियसनेस के जो भाव है, जब अपने अंदर लाते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसी समय हम सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे देते हैं और वो उसको स्वीकार कर लेता है। उस समय वो बिल्कुल अलाउद्दीन के चिराग की तरह काम करता है। अरे वाह। तो इसलिए ये कला, यही ध्यान का मेन तरीका है। इसलिए आप देखते हैं सारे ऋषि मुनि बिल्कुल सवेरे 4 बजे उठ करके एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं और 6-7 बजे तक दिखाई नहीं देते, सिर्फ यही काम करते हैं वो। और उसके अलावा फिर पूरे दिन उसी की प्रैक्टिस करते हैं। शायद इसीलिए उसको ब्रह्म वेला कहा जाता है। इसलिए हमको ये प्रैक्टिस जो है सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। वर्तमान समय में इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं। हम लोगों की जो इसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी की सारे जितने धर्म हैं सब कर्मकांड में बेस हो गए हैं। इस हर धर्म में सिखाया यही गया है, अल्टीमेट यही था। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे गुरु नानक जी का धर्म हो, सब में यही सिखाया गया था। लेकिन हम खाली कर्मकांड लेकर टिक गए और उस असली भाव को भूल गए। चीज़ों को क्या सही है क्या गलत है ये व्यक्ति खुद तो सोच लेता है, जो आत्मकेंद्रित आपने तो बोला। बेसिक बात ये है, जो मुझे आचार्य श्री शर्मा की याद आ रही है, उनका व्यक्तित्व, उनका पंडित श्री राम शर्मा जी। हाँ, पंडित श्री राम शर्मा जी का, कि ये विचार उनका था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने आप को बदल लें, हम कुछ न सोचें क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव करेंगे, धीरे 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 कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। एक बार एक जगह पर आग लग गई बहुत जोरदारी से। सब लोग, कोई बाल्टी ले जा रहा है, कोई ले रहा है, कोई किसी चीज़ ले जा रहा है। एक चिड़िया थी, वो अपने चोंच भर के पानी डाल रही थी उसमें। उससे किसी ने कहा, तुम्हारी इस चोंच में लिए हुए पानी से इस आग में कुछ अंतर पड़ने वाला है, जो भयंकर रूप से, विकराल रूप से लगी हुई है। उसने कहा, जब भी कभी सोचा जाएगा कि आग बुझाने वाले कौन थे, आग लगाने वाले कौन थे, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वाह। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा नाम किसी लोभवश नहीं,
या किसी मेरा नाम हो जाएगा इसलिए नहीं। आजकल जिस तरीके से पदवियाँ बट रही हैं उसका कोई महत्व नहीं। हम जो करेंगे हम उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। नदियाँ हमारे देश की इतनी पॉल्यूटेड हैं, क्यों पॉल्यूटेड हैं? कभी किसी ने सोचा? ये नदियाँ प्रकृति ने पॉल्यूट नहीं की हैं, ये सारी की सारी नदियाँ हमने स्वयं पॉल्यूट की हैं और अभी भी कर रहे हैं। हर गांव का, हर शहर का, हर बड़े ज़िले का सब ड्रेनेज सिस्टम उसी में जाता है। क्या इसके लिए हमको अपने अंदर स्वचिंतन नहीं करना चाहिए कि हमको ये नहीं करना है? कुछ भी हो वो क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, कैसे अपनाई जाए, ये सरकार लोगों के सोचने का काम है, लेकिन इसको स्वेच्छा से लोग करें, स्वेच्छा से, कि मेरा कर्तव्य भी गंगा माता के लिए है कि हाँ हमें उसमें नहीं डालना है। हम एक तरफ तो उनको माँ कहते हैं और दूसरी तरफ पूरे शहर का नाला उसी में डालते हैं। ये बात बार बार कही जा रही है, इतने सैकड़ों साल से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक गंगा मैया जैसी थी वैसी दिखाई दे रही है। एक अग्रवाल साहब थे जिन्होंने इसमें अपना शरीर त्याग दिया। अच्छा। हरिद्वार में, एग्जैक्ट नाम पूरा याद नहीं आ रहा उनका मुझे, वो गंगा की सफाई के लिए बहुत वो थे और उन्होंने आमरण अनशन किया कि जब तक गंगा मैया के लिए ये व्यवस्था नहीं की जाएगी मैं शरीर छोड़ दूंगा, और वास्तव में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि मेरा कर्तव्य मैं कम से कम इतना जगाऊँ तो लोगों को, कितने जागे नहीं जागे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा ये कर्तव्य मेरा कि ये नदियाँ वास्तव में मेरी माँ हैं, इस बात को मैं महसूस करना चाहिए कि अगर मेरी माँ क्यों हैं, क्योंकि मैं इसी जल के सहारे जीवित हूँ। 70% जल है मैं हमारे अंदर और नदियाँ उनका स्रोत हैं। तो जो स्रोत है हम उसी को गंदा कर रहे हैं और गंदा करके बीमार कर रहे हैं। लेकिन जब हम गंदा करते हैं ना, तो हम सोचते हैं हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मेरा काम तो चल गया। तो ये कभी ना सोचें कि हम दूसरे के लिए। ऐसा ही कर्म में भी होता है कि जब भी, सबसे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है, जब जब हम श्मशान घाट जाते हैं, रोज की प्रक्रिया है, वहाँ जब जाते हैं तो हम दूसरे की शरीर की चिता जलती हुई देखते हैं। अपने बारे में एक क्षण भी विचार नहीं आता कि मैं भी किसी दिन ऐसे ही धू धू करके जलूँगा, मैं भी जलूँगा। तो कुछ मैं कर्म करके क्या कर्म करके जाऊँगा मैं? तो उस समय अगर एक पल के लिए भी ये बात आ जाए, पहले किसी आज से 30-40 साल पहले एक श्मशान वैराग्य होता था, एक क्षण के लिए होता था, लेकिन उसके बाहर निकलते वो भी खो जाता। अब तो श्मशान के अंदर भी नहीं होता वैराग्य, वहाँ भी नहीं होता। वहाँ भी लोग हर तरीके की परिचर्चा करने में लगे रहते हैं, एक बार भी नहीं सोचते ना उसके बारे में जिसकी चिता के में साथ आए हैं, ना अपने बारे में सोचते हैं, ना समाज के बारे में सोचते हैं। कोई नहीं सोच रहा है। ये बहुत आवश्यक है। ये सबसे बड़ा नियो नॉर्मल है। इसके बारे में जड़ पे प्रहार करना चाहिए हम सबको। ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। इसको अब नॉर्मल की तरह ट्रीट करना चाहिए और सब लोगों को बताना चाहिए कि अपने बारे में समझें। और सबसे मुख्य बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, रोज़ रिपीट करता हूँ, कि हम अपने को समझें कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे जिंदा हूँ, मैं जीवन कैसे चलाता हूँ, जीवन धारा कैसे चलती है, और इसके अनुसार मैं सही काम करूँ। इसके बाद सर हम अगर एजुकेशन पे बात करते हैं, स्कूल में बच्चा अगर दूसरी तीसरी क्लास में है, पहली क्लास में है, तो उसको इतना ओवरलोड होमवर्क दिया जा रहा है आज के टाइम पर, और एक नई पद्धति से आजकल शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। मतलब उसमें इतना होमवर्क है कि चार्ट पेपर ये वो, और उसमें बोला जाता है कि प्रॉपर ये अपने पेरेंट्स की मदद ले लेना, पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व है उसके होमवर्क में। तो क्या एजुकेशन में नियो नॉर्मल का जो सिद्धांत है, क्या वो भी उसमें एजुकेशन में भी घुस गया है? वो जो हमारी भारतीय पद्धति थी, पुरानी वाली शिक्षा पद्धति जो पुरानी वाली थी, जो गुरुकुल वाली थी, वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी। ये धीरे धीरे जो मॉडर्नाइज पद्धति आई वो बहुत डिफेक्टिव हो गई। और क्या डिफेक्टिव हो गई वो समझ, डिफेक्ट समझिए। हमारे एजुकेशन का पर्पस क्या है? पर्पस हमारे एजुकेशन का ये है कि हम एक तो उसको कॉमन चीज़ सिखाते हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना, लैंग्वेज जानना, ये सीख जाए। उसके अलावा उसके अंदर एक नई चीज़ सोचने की, कल्पना शक्ति की भावना पैदा हो कि हम नया सोचें, नया करें, विवेक उसका अपना इवॉल्व हो।
भारतीय शिक्षा पद्धति में ये बिल्कुल गायब है, बिल्कुल ही टोटली गायब है। और हमारी शिक्षा पद्धति सिर्फ रटने वाली है। इसीलिए हमारे विद्यार्थी बहुत होशियार हैं, अच्छी अच्छी जगह में काम करते हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, लेकिन इंडिया में इनोवेशन नहीं होता है, क्योंकि इनोवेशन को हमारे यहाँ पर जड़ से रोक दिया जाता है डे वन पे कि आपको जो है इसको रट डालिए। अगर किसी साइंटिस्ट ने जो आज किताब में पढ़ाया जा रहा गलत है, तो क्या उसको अपने आप सोचना चाहिए? क्या बच्चे को ये सोचने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो सोचे क्या ये गलत तो नहीं है? अगर गलत है तो उसका विचार किया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन डिस्कस, ग्रुप डिस्कशन, टीचर के साथ डिस्कशन होना चाहिए। और जो बोध आ जाता है, सपोज वो छोटा बच्चा है, एक उसको कहानी सुनाई गई, किसी भी तरीके की कोई कहानी सुनाई गई कि ये कहानी है जो कि महाभारत की कहानी है, गीता का, उसके अंदर सवाल उठने चाहिए, उन सवालों के जवाब उसको मिलने चाहिए, उससे उसके मानस का विकास होगा। ये बिल्कुल सीखने की पद्धति नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाता है, और वो इसीलिए वो इंस्टीट्यूट्स इतने पॉपुलर हो गए कि वहाँ पर आपको सोचने की छूट दी जाती है कि टीचर और स्टूडेंट एक समान है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, कल्पना शक्ति, और उस कल्पना शक्ति से नए इन्वेंशन निकलते हैं। मैं आपको एक अमेरिका की कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं, सत्य घटना है। एक प्रोफेसर, हार्वर्ड की घटना है, एक प्रोफेसर, इंडिया में तो हो ही नहीं सकती वो, उसने, प्रोफेसर ने एक रिसर्च करी और पब्लिश करी। वो उसकी फिजिक्स की रिसर्च थी, साइंस की रिसर्च थी, और उसने पब्लिश कर दी। उसको हार्वर्ड में जॉब भी मिल गई। एक स्टूडेंट था, इंडियन स्टूडेंट था वो, अभिनव सिन्हा उसका नाम है। अच्छा अच्छा। और उसने वो स्टडी देखी। उसने जब अपनी रिसर्च करी तो पाया कि वो जो फार्मूला लगाया था, जिसकी बेसिस पे वो रिजल्ट आया था, वो गलत था। क्या ये संभव है? यहाँ कोई कह सकता है सर? उसने वहाँ पॉइंट आउट किया कि साहब ये जो थीसिस थी, उसी के टीचर थे वो, कि ये जो थीसिस थी, इस थीसिस में ये जो कैलकुलेशन हुआ, ये कैलकुलेशन गलत है। अल्टीमेटली उस टीचर ने भी एक्सेप्ट किया। जो थीसिस उसकी पब्लिश हो गई थी, डॉक्टर भी हो गया था उसी थीसिस, उसने एक्सेप्ट किया और अपनी थीसिस मॉडिफाई करी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई कर सकता है, सोच सकता है ये विचार, क्योंकि इनोवेशन की क्षमता ही नहीं हमको, हम पहले बंद कर देते हैं। नो, डोंट थिंक, रिमेंबर इट बाय हार्ट, बिल्कुल रट्टा मार दो, और रट्टा मार के सुनाओ हमें। तो हमें कौन से लोग मिल रहे हैं? तोते मिल रहे हैं। भाई सच बात, ये मुझे बहुत दुख होता है जब मैं दशा देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि इस दशा में जो हमारी शिक्षा की जो दशा है, इस दिशा में कोई धन का भाव नहीं है, लगन का भाव है, सोच का भाव है, दृष्टिकोण का भाव है। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति सोचे तो कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन की हालत क्या है और क्यों है, उसके कारण एनालिसिस की जाए और कारण का निर्माण कर दिया जाए। और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन और रट्टा वाली ही एजुकेशन भी एक शहर के लेवल नीचे, वो भी नहीं है, एक कोई धनवान व्यक्ति है, उसका बेटा तो उसके काबिल है, बेटा गैर काबिल नहीं है, वो तो उसके फादर के पास, पिता के पास धन है, उसने उसको पढ़ा करके और वो विदेश भी चला गया, अच्छा सक्सेसफुल हो गया, हिंदुस्तान में पढ़ाया, अच्छे अच्छे कॉलेज में वो सक्सेसफुल होकर बन गया। क्या वो व्यक्ति जो गांव में रहता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अनपढ़ हो गया, या पढ़ा भी तो बहुत थोड़ा, मतलब उसके अंदर काबिलियत तो है कि वो टॉप साइंटिस्ट बने, लेकिन एक 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 डिप्लोमा होल्डर बन के रह गया। ये क्या है? क्या इसमें हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं है? हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की कोई जिज्ञासा हो आपके मन में, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, अगर हमें चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस आचान की दृष्टि से इसमें अगर आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। दिए जा रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें ऑनलाइन भी, आमोद फाउंडेशन का जो चैनल है वो इंस्टा पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। हम लोग आप सभी की सुविधा के लिए इसको डिस्पर्स कर रहे हैं हर जगह पर। उसमें भी आप मैसेज करके अपने सुझावों को, अपने सवालों को हमसे जोड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिस्क्राइब कर दें, उसका हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो सर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।